वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चाएं खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, खास चर्चा भी होगी। तो जैसे दर्शकों आपको ये मालूम है, एक वल्नरेबल इशू जो इस वक्त चर्चा में है, जो सुर्खियां बटोर रहा है, वो है ये जो राघव चड्ढा और उसके साथ जो 6 और लोग हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, इन्होंने ज्वाइन की है भारतीय जनता पार्टी। और ज्वाइन करके एक पॉलिटिकल क्राइसिस आप कह सकते हो, जहाँ एक पॉलिटिकल इशू तैयार हो गया है। तो उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, पर्टिकुलर 10th जो शेड्यूल है जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ है, उस पर चर्चा हो रही है। और काफ़ी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जब जो लोग हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं, पॉलिटिकल सर्कल पे बात करते हैं, वो अपनी अपनी राय, एक तो जनरल जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, नरेटिव्स हैं, उस पर बात हो रही है। कुछ जो हमारे लीगल ल्यूमिनरीज हैं, जैसे कपिल सिब्बल साहब ने रिसेंटली अपनी एक स्टेटमेंट दी है कि ये जो ज्वाइन करना किनका, जो 7 मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी को, तो ये डिफेक्शन लॉ के बीच में आते हैं, जिसका रेफरेंस 10th शेड्यूल में है। तो मैं भी अपनी बात ऐड करूंगा। तो इसमें क्या है, मैं ये आपको ये शॉर्ट में बात करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इस एपिसोड को। ये 10th शेड्यूल में है और 1985 में ये इंट्रोड्यूस किया गया, जो ये बिल था और ये एक्ट बना, 52nd अमेंडमेंट हुई। और उसमें क्या हुआ कि उसके मुताबिक एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो बना और उसको 10th शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट किया गया। तो उसके मुताबिक एक पहले था कि 1/3 जो लोग थे, अगर कोई डिफेक्शन करते थे, जिनके स्प्लिट होती थी पॉलिटिकल पार्टी और कोई नई पार्टी बनाते थे, तो उसको, लेकिन वो वाले जो प्रोविजन थे 1/3 वाले स्प्लिट वाला, वो ओवरराइड हो चुका है, वो अमेंडमेंट हो चुकी है उसकी। और वो 91st जो आई ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो उसके बाद में वो खत्म हो गया। एक नया कंसेप्ट 2/3 मर्जर वाला आया उसमें। तो 2/3 अगर कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स जो भी लेजिस्लेचर्स हैं, अगर वो डिफेक्ट करते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसके रिलेटेड इन शॉर्ट में है पैराग्राफ 4, जिसका जो इंटरप्रिटेशन उसको रीड आउट करना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि वो क्या है। जो 4th जो पैराग्राफ है, इसमें पैराग्राफ जो इस जो एंटी डिफेक्शन लॉ के रिलेटेड हैं, जो 10th शेड्यूल में है, ये पैरा आपको ये 8th पैरा है, ये 8 पैराज हैं। तो ये डिफरेंट बात उससे एस्पेक्ट से टच करते हैं। मुझे इतना लंबा चौड़ा, मैं शॉर्ट में बात करूंगा। और पैराग्राफ जो 4 है, वो सारा क्रक्स है, वो इसमें सारी बात करेगा। तो मैं पढ़ता हूं पैराग्राफ 4 को। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन नॉट अप्लाइड इन केस ऑफ मर्जर। वर्ड मर्जर है, डॉक्ट्रिन प्रिंसिपल ऑफ मर्जर है, तो इसकी भी मर्जर की इंटरप्रिटेशन क्या है, और इसमें ही सेल्फ कोडिफाइड है पैराग्राफ 4 में, और इसका रेफरेंस पैराग्राफ 1 में भी है। लेकिन मैं पैराग्राफ 4 को ही जे पढ़ूंगा, रीड आउट करूंगा, और सारी ही बात आपको पैराग्राफ 4 में ही इन शॉर्ट बता दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन मेरे सामने है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और 10th शेड्यूल मैंने खोला हुआ है। तो उसका जो पैराग्राफ 4 मैं पढ़ रहा हूँ, किसका, 10th शेड्यूल का। तो उसमें टाइटल है इसका, हेडिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन नॉट टू अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर।
उसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं एप्लीकेबल होगा जहां कहीं मर्जर होगा। अभी हम इसको ओपन रखते हैं, जो डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर, प्रिंसिपल ऑफ मर्जर, ये क्या है और किस रिलेटेड है, आगे हम पढ़ेंगे। A member of a house shall not be disqualified under subpara 1 of paragraph 2 where his original political party merges with another political party and he claims that he and any other member of his original political party has become the member of such other political party, or as the case may be, of new political party formed by such merger. Now, अभी पैराग्राफ 4 का सब पैराग्राफ 1 है। ये बात करता है कि अगर एक मेंबर और उसके साथी मर्ज हो जाते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो अब देखते हैं कि मर्जर कैसे है। तो कि एक जो राघव चड्ढा और उसके 6 साथी जे कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मर्जर है, जे हम लोग जो हैं जे नई पॉलिटिकल पार्टी हमने ज्वाइन कर ली है, भारतीय जनता पार्टी, और ये पैराग्राफ 4 का सब पैराग्राफ 2 ये थोड़ा डिटेल करता है कि कब मर्जर समझा जाएगा, मर्जर जो है किस कंडीशन में समझा जाएगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट है जो सब पैराग्राफ 4 का सब पैराग्राफ 2 पढ़ता हूं, उससे बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। बन के पैरा 4 के सब पैरा 1 की कई बातें क्लियर होंगी, कई वहां से कि डिस्क्वालीफाई होता है, मर्जर है, और मर्जर कब है, कब डीम टू बी मर्ज हो जाती है पॉलिटिकल पार्टी, देख पाएंगे। तो फॉर द पर्पस ऑफ सब पैरा 1, किसका पैरा 4 का, ऑफ दिस पैराग्राफ, मैं सारी जो अपनी बात जो है जो पैराग्राफ 4 के इर्द गिर्द ही बात करूंगा और बड़ी क्रक्स में हो। द मर्जर ऑफ द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, ओरिजिनल कौन सी पार्टी है उनकी, आम आदमी पार्टी, किसकी, राघव चड्ढा और साथियों, साथ साथ में मैं इसका जोड़ते जाऊंगा इसके साथ। ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस, एक्चुअली राज्यसभा की बात है जहां मैं एप्लीकेबिलिटी करते जाऊंगा इस केस के साथ, इन प्रोविजन की जो मैं पढ़ रहा हूं, shall be deemed to have taken place, ये समझा जाएगा। कब समझा जाएगा, जे आगे कंडीशन हो रही है, अगर ये चीजें होंगी तो मर्जर समझा जाएगा। कौन सी कंडीशन है, देखिए अभी मर्जर समझा जाएगा जो सब पैरा 1 में जिसकी बात हुई है। कब समझा जाएगा, आगे बात होने जा रही, इफ एंड ओनली इफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जो सब पैरा 2 में आगे जब मैं पढ़ूंगा तो थिंग्स वुड बी गेट क्लियर्ड। इफ नॉट लेस देन 2/3 members of the legislature party concerned have agreed to such merger, तो दे बात ये है इफ एंड ओनली इफ। कंडीशन क्या है, जो सब पैरा 1 में अगर डिस्क्वालिफिकेशन रोकनी है और मर्जर क्लेम करना है कि हमारा मर्जर हुआ है, उस कंडीशन में जिस पॉलिटिकल पार्टी के वो लोग हैं जो मर्ज होने जा रहे हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, कहां जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। तो अब एक और कंडीशन है कि मर्जर कब समझा जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज का दोनों का मर्जर कब समझा जाएगा। वो बात आती है कि अगर if and only if not less than 2/3 of the members of legislature party concerned have agreed to such merger, तो इस केस में है 2/3 जो मेंबर्स हैं उन्होंने एग्री किया है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, वर्चुअली मर्जर कर लिया है। तो ये जो बात आई कि क्या पॉलिटिकल मर्जर है,
तो अगर इस जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो 10th शेड्यूल में है, अगर पैराग्राफ 4 पढ़ेंगे जो रेलेवेंट है इस नतीजे पे पूछने के लिए कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ राघव चड्ढा और उसके साथियों पे लगता है, क्या ये पॉलिटिकल मर्जर जो है ये इन कंप्लायंस टू जो पैराग्राफ 4 है या नहीं। तो अब इसलिए है क्योंकि पैराग्राफ जो 4 है उसका सब पैरा कहता है कि मर्जर होना चाहिए। तो मर्जर कब समझा जाएगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज कर गई है, जो आप है ये मर्ज गई कर गई है किसमें, जो भारतीय जनता पार्टी में, जब 2/3 मेजॉरिटी, नॉट लेस देन 2/3 मेजॉरिटी जो उसके मेंबर हैं लेजिस्लेचर, जो आपकी जहां रजिस्टर ऑफ मेंबर्स हैं और जो आपकी नॉलेज में है 10 टोटल हैं और उनमें से 7 2/3 मेजॉरिटी बन जाती है, तो ये मर्जर समझा जाएगा जहां आम आदमी पार्टी सिर्फ पैराग्राफ 4 के मुताबिक। मेरा कंसर्न है सब पैरा 2, 1 and 2 और पैराग्राफ 4 इनकी कंप्लायंस है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ये जो बात है, ये जो मेरे समझ में आई, जितनी मेरी बात की जाए इकोनॉमिक्स का लेकर ओपन है अभी, जे मैंने चार्ट ये कह रहा हूँ कि ये अगर पैराग्राफ 4 पढ़ो तो जो राघव चड्ढा और जो 6 लोग उनके साथ थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी जे ज्वाइन की, वो एक मर्जर है और वैलिड मर्जर है जो पैराग्राफ 2 में है। तो ये पॉलिटिकल मर्जर भी समझा जाएगा, पार्टी इसका डीम्ड टू बी। जहां मैं दोबारा पढ़ देता हूं थोड़ा सा, फॉर द पर्पज ऑफ से सब पैरा 2 पढ़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ये कोई इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि इसको आम आदमी अंडरस्टैंड कर सकता, एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड। फॉर द पर्पज ऑफ सब पैराग्राफ 1 जो बात करता है, किसकी बात करता है कि जो कोई मेंबर है वेयर हिज ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्जेस विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी, क्या हुई है वो क्लेम कर रहे हैं, तो हुई है, कब हुई है, if and only if not less than 2/3 of members of the legislature party concerned have agreed to such much। तो यहाँ पे तो एग्री क्या है, इन्होंने तो ज्वाइन भी कर ली। तो अब ये क्या समझा जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा मेंबर हैं तो ये उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर समझे जाएंगे। तो ये जो 7 राज्यसभा मेंबर्स हैं ये किसके समझे जाएंगे, अब ये 7 जो है राज्यसभा मेंबर्स, ये अदरवाइज अगर 2/3 नहीं होता तो मेजॉरिटी कम होती, कम लोग होते जो लोग, और मर्जर तब ही है, टर्म डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर, प्रिंसिपल ऑफ मर्जर तभी एप्लीकेबल जो इसका रेफरेंस पैरा 1 पैरा 4 जो पैराग्राफ 4 है उसके सब पैरा 1 में है, वो मर्जर तब माना जाएगा अगर 2/3 होगा, कम होगा तो नहीं माना जाएगा। तो ये पॉलिटिकल मर्जर है जो इसके मुताबिक डीम्ड टू बी, तो ये जो है ये जो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ये इन कंप्लायंस टू और इन कंप्लायंस टू पैराग्राफ 4 हैं और ये डिस्क्वालिफिकेशन से बच गए हैं, बच जाते हैं। तो बाकी मैं ये अपना ओपिनियन दे रहा हूँ जितना मेरा लीगल एक्मन है, बाकी ये डिसीजन अब कंप्लेंट होगी जी स्पीकर साहब के पास, जहाँ स्पीकर नहीं चेयरमैन साहब के पास पहुँचेंगे, राज्यसभा का मामला है तो चेयरमैन साहब के पास अर्जी आएगी, आम आदमी पार्टी की बात वही करेंगे कि जनाब इन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ की वायलेशन की है, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए।
तो डिसीजन आएगा कि इनका जो चेयरमैन साहब है उसके बाद तो अगर जो भी डिसीजन होगा, जो भी एग्रीड पार्टी होगी, मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको जुडिशियल रिव्यू का एक राइट मिला है। तो ये राज्यसभा का मामला है, तो आर्टिकल 32 के तहत जैसे 1992 की जजमेंट है, उन्होंने कहा कि डिसीजन स्पीकर ले सकता है, उसका वो एक क्या समझा जाएगा कि एक ट्रिब्यूनल एक्सरसाइज कर रहा है अपनी जुरिस्डिक्शन, और सुपरवाइजरी जो जुरिस्डिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो है आर्टिकल 32 के तहत वो जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो मेरी राय यही है कि ये जो डिफेक्शन, आप इसको एंटी डिफेक्शन लॉ के नीचे नहीं आएगा, ये वहाँ ये बैलेट जो है मर्जर है, जो पैराग्राफ 4 में इसका रेफरेंस है, तो जो 10th शेड्यूल की जो एंटी डिफेक्शन लॉ के रिलेटेड है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी आज के लिए जिस चर्चा में विषय था, तो मैंने कहा मैं अपनी भी राय रखूं। तो ये तो अपना व्यू पॉइंट है, जो भी है हर एक अपना अपना जितनी भी लीगल रिकमेंड है पहले ही बात की है, उसके मुताबिक मैंने अपनी बात की है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।